का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो लेट वी स्टार्ट। कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज का हम स्टार्ट में थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेस, उसके रिक्वायरमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी टेक्निकलिटी और बाकी डिटेल्स में हम इस पे बात करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा फ्रोजन प्रोडक्ट का भी लेंगे। फ्रोजन प्रोडक्ट का भी काफी डिमांड है मार्केट में। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज को, कोई भी बिजनेस सक्सेस होने के लिए दो चीजें, दो कंटेंट की जरूरत होती है। एक रॉ मटेरियल और एक मार्केट। तो हम देखते हैं कि आप सब जानते हैं इंडिया में 135-130 करोड़ का पॉपुलेशन है। और अगर हम जो फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते, सार्क कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है और इंडोनेशिया, मलेशिया है, कुछ यूरोप भी, अगर इसका हम कैलकुलेशन जोड़ ले तो हमारे पास जो फूड इंडस्ट्रीज का जो मार्केट है, क्योंकि कोल्ड चेन फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज का कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज ये एक बैकबोन है। तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो 200 करोड़ का हमारे पास मार्केट है। सो हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है फूड इंडस्ट्री। इसी तरह सेम टाइम हम बाकी देखेंगे लोग को दो अनम्यूट करो चीजें मोहित देखते हैं भाई। कोई भी इंडस्ट्रीज को सक्सेस होने के लिए। एक तो मार्केट रहता और दूसरा जो है वो रॉ मटेरियल का सप्लाई रहता। तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास आज 130 करोड़ का इंडिया का मार्केट है, 60-70-80 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट है फूड इंडस्ट्रीज का। सो ये बहुत ह्यूज और लार्ज मार्केट है। और इसके साथ साथ इंडिया इज एग्री बेस्ड इकोनॉमी और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो इंडिया में जो है रॉ फूड जो है हमारा, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, मीट इंडस्ट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्रीज है। तो हमारे पास रॉ फूड का भी प्लेंटी ऑफ प्रोडक्शन है। और 130 का इंडिया का मार्केट, 130 करोड़ का फूड कंजम्पशन का, और प्लस एक्सपोर्ट का मार्केट मिला के हमारा जो फूड इंडस्ट्रीज है ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है इंडिया में। और इसमें हेवी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता। और इसकी इम्पोर्टेंस हमको इससे पता चलती है कि फूड मिनिस्ट्री हमारे पास एक कैबिनेट मिनिस्ट्री, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से गवर्नमेंट जो है इसमें क्योंकि ये लोगों की जीवन आवश्यक वस्तु हिसाब से ये इंडस्ट्रीज को काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी लोग को अनम्यूट करो। आगे आपको मोहित भाई बाकी लोगों को म्यूट करो आप। मोहित भाई आवाज को डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी लोग को आप म्यूट करो Mute everyone except क्योंकि the आप speaker. होस्ट है। सबको म्यूट करो, म्यूट ऑल। बाकी लोग प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, या आप मुबिन भाई सबको म्यूट कर दो आप वहां ये से। नजीर खान भाई के पास से आई थिंक वॉइस काफी आ रहा है, उनको आप म्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, ही कैन म्यूट एवरीबॉडी। वो एक ही बंदा है जिनका हाँ जी, बाकी लोग को म्यूट करो। मेरा फोन लेके गए। नहीं मेरे को काम नहीं पर वो। हेलो, हाँ, आ गए? हेलो, स्पीकर चले गए नहीं। हाँ, हेलो, हाँ जी बोलिए। चल रहा है ना? हाँ आए अभी। हाँ, आप क्या करो वहां से सबको म्यूट। डिस्टर्बेंस बंद हुआ। सारों को म्यूट कर दो आप। 5-6 माइक चालू है और इधर से नहीं हाँ जी, यस
बोलिए। ठीक है, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, लिंक टूट गया। जी जी। तो कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया हम जो बात कर रहे थे फिलहाल अभी इसके ऊपर, कि हमने पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझा कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज का इंडिया में। जो हमारे पास जो भी इंडस्ट्रीज और जो भी एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेस होने के लिए दो चीजें की जरूरत होती है। एक तो है मार्केट और एक है रॉ मटेरियल। तो हम जैसा हम सब जानते हैं कि 130 करोड़ का हमारे पास पॉपुलेशन है इंडिया का, जिसकी फूड की रिक्वायरमेंट हमको पूरे साल पूरा ईयरली पूरी करनी है। और इसके साथ साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो गल्फ कंट्री में है, सार्क कंट्री में है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास नियर अबाउट 200 करोड़ का फूड रिक्वायरमेंट का इंडस्ट्रीज, लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमारी जो एग्री बेस्ड कंट्री है, हमारी हमारी इकोनॉमी भी एग्री पे डिपेंड है इंडिया की, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, और लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अवेलेबल है। उसकी एक मेन रीजन ये है कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और हमारे पास क्लाइमेट कंडीशंस भी जो है वो अलग अलग स्टेट, राजस्थान की अलग है, कश्मीर की अलग है, केरला में मान लो आपका स्पाइसेस का ज्यादा प्रोडक्शन है तो कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन है। तो लार्ज हमारे पास रॉ फूड की रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास मार्केट भी है। तो ये दोनों चीज का हम जितना बेनिफिट उठाना चाहे थे आज दिन तक, हम उतना नहीं उठा पाए। और कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज जो है ये फूड प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्रीज और फार्मर के बीच में, रॉ फूड के बीच में एक ब्रिज है, दोनों को ये मिलाती है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें और बैकग्राउंड में डिटेल में समझना चाहेंगे तो हमारे पास जो भी फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन होता है, मीट का, मिल्क का, तो इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है, हर चीज की शेल्फ लाइफ लिमिटेड है, और शेल्फ लाइफ लिमिटेड रहने की वजह से हमको पूरा साल के लिए कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल के लिए ये चीजें हमको लगती है। इस वजह से कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज जो है फूड इंडस्ट्रीज का एक बैकबोन कहलाती। और कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है हमको। इसका एक मेन रीजन ये है कि हमारा जो रॉ फूड, वेजिटेबल, फ्रूट है, ये 20 to 30% वेस्टेज होता, और इससे फार्मर का भी लॉस होता और इंडियन जीडीपी का भी लॉस होता। तो इस वजह से कोल्ड चेन या कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट काफी सब्सिडी दे रही। फूड मिनिस्ट्री के मुताबिक आज हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कोल्ड स्टोरेज का, वो ज्यादातर पोटैटो के लिए है। और पोटैटो में भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लास्ट फूड मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि फूड मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख करोड़ टन स्टोरेज की हमको आज रिक्वायरमेंट है। अगर हमको हमारा 20 to 30% वेस्टेज फ्रूट वेजिटेबल का बचाना है तो इससे हमारा हेवी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। इस वजह से फूड मिनिस्ट्री जो है हमारी कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। अगर कुछ आपका प्रोसेस है और आप कोल्ड स्टोरेज में कुछ प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो फूड मिनिस्ट्री की तरफ से आपको 50% सब्सिडी है। उसके बाद नेक्स्ट एजेंसी जो हमारी गवर्नमेंट की है एपेडा, जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग फ्रूट वेजिटेबल या प्रोसेस करना चाह रहे हैं, वो एपेडा का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसमें भी हमको जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका कुछ वैल्यू, हमको कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट देती। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की भी कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज पे, कोल्ड स्टोरेज में काफी तरीके की सब्सिडी है। तो तीन जो मेजर कंपोनेंट्स कोई भी इंडस्ट्रीज को सक्सेस के लिए हमको लगते, एक मार्केट जो हमारे पास लार्जेस्ट मार्केट अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, नेक्स्ट रॉ मटेरियल है, और थर्ड जो है सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होके इसमें से हम बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज में हमको काम करने के लिए। और हम जानते हैं हमारे पास से एक्सपोर्ट भी बहुत है। और फ्रूट और वेजिटेबल का जो मैं आपको बता रहा था, हर फ्रूट और वेजिटेबल की एक शेल्फ लाइफ होती है, और हमारे पास कंजम्पशन उसका जो है अभी पहले जैसा सिस्टम नहीं है। सीजनेबल फ्रूट है, हम पूरा होल ईयर फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन करते हैं। तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज और एक जोड़ने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज है। इसके लिए इसमें काफी स्कोप है। ये इंट्रोडक्शन था कोल्ड चेन इंडस्ट्री, ये दिया मैंने। अभी कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज जो है इसमें
हम रॉ फूड लेते हैं, लॉजिस्टिक करते हैं, उसको टेम्परेचर कंट्रोल में हम लोग उसको रख के कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको कोल्ड चेन बोला जाता है। सप्लाई फ्रॉम प्रोड्यूसर, रूरल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग में, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको जो अवेलेबल रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, रेफर ट्रक्स आते हैं इसमें, रेफ्रिजरेटेड रेलवे वैगन भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, रेफ्रिजरेटेड कार्गो है, कंटेनर्स भी है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। वेयर हाउसेस है, दो मर्तबा आपको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की जरूरत रहती है। तो रॉ फूड आप जब लाएंगे फार्मर से, तब आपके कोल्ड स्टोरेज तक लाने से और बाद में आप स्टोरेज करके जो आप एंड यूजर को देंगे, रिटेल मार्केट में देंगे, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को देंगे, फैक्ट्रीज को देंगे, एक्सपोर्टर को देंगे, तो इसके लिए भी काफी आपको इसकी जरूरत पड़ती। अब हम देखेंगे इसमें मेजर प्रोडक्ट्स जो है हमारे, जिसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, और ये ज्यादातर जो कोल्ड स्टोरेज में जो यूज होते, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो हम फ्रूट्स का अगर एग्जांपल ले, हम फ्रूट्स में मेजर फ्रूट्स जो कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज जिसके लिए रिक्वायर्ड है, वो है ग्रेप्स, एप्पल, और आपका पोमोग्रेनेट अनार, और बाकी जो सब ज्यादा फ्रूट्स है, बनाना है, मैंगोज है। तो इसमें बहुत मेजर रोल अभी प्ले कर रही कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज, कोल्ड चेन। क्योंकि अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल एप्पल का जो हैवी कंजम्पशन है इंडिया में, जो है एप्पल का बहुत हैवी कंजम्पशन है, और इन द ईयर सिर्फ 3 मंथ एप्पल का सीजन होता। कश्मीर और शिमला का अगर हम दो स्टेट में हमारे एप्पल का प्रोडक्शन होता, तो हम अगर उसका कैलकुलेट करें तो 2 से 3 महीने सीजन रहता। लेकिन एप्पल का जो रिक्वायरमेंट है इंडिया के कंज्यूमर मार्केट में, तो वो बहुत ह्यूज है। हम देखते हैं कि अगर हम कोई गांव में, छोटे देहात में जाएंगे, तो आपको एप्पल का स्टॉल नजर आएगा, और सीजन में जो एप्पल का प्राइस होता है वो होता 50-60 रुपीज केजी, लेकिन ऑफ सीजन में वो 200 तक भी जाता। तो लोगों की एक्सपेंसेस कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। एक्सपेंसेस करने में फूड के ऊपर लोग अपना जो अर्न करते, उसका 50% इंडियन पब्लिक जो है सर्वे के मुताबिक कंजम्पशन अच्छा खासा है। फिर हम उसके बाद देखते हैं वेजिटेबल इंडस्ट्रीज में, मेनली वेजिटेबल में है ज्यादातर है पोटैटो। अभी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पोटैटो में ज्यादा यूज होता है, लेकिन बाकी वेजिटेबल के लिए भी बहुत ज्यादा कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज जो है वो जरूरत की चीज है। इसके पोटैटो का जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत शॉर्ट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फूड मिनिस्ट्री के हिसाब से अदर फूड वेजिटेबल्स, फ्रोजन प्रोडक्ट, मीट इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, इसके लिए हमको 6 लाख करोड़ टन का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रोजन प्रोडक्ट, जैसे लाइफस्टाइल हुई और लोगों का बिजी शेड्यूल हो रहा, तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो फ्रोजन प्रोडक्ट को भी काफी डिमांड है। फ्रोजन प्रोडक्ट जो है, फ्रोजन प्रोडक्ट में आप देखेंगे मेनली जो है ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, मिक्स वेजिटेबल, फ्रोजन पराठा, फ्रोजन समोसा, फ्रोजन मीट, फ्रोजन रेडी टू ईट चिकन, फ्रोजन कबाब, फ्रोजन वड़ा, फ्रोजन, ये सारी चीजों का एक कोल्ड इंडस्ट्रीज में, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज में एक मेजर रोल अभी आने वाले पीरियड में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या हम देखते हैं मेट्रो सिटीज में, पुणे, बॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद में हस्बैंड वाइफ अगर काम कर रहे हैं, तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने उसको छीले और फिर उसको ऑल्ट ए दबाए ना तो सब म्यूट हो जाते हैं। बढ़ रहा है दिन पर दिन। ऑल्ट ए। मुबिन भाई, यूज मुबिन बढ़ता भाई जा आप रहा क्या है। कीजिए, हेलो, आप क्या कीजिए, ऑल्ट ए ऐसा दबाइए तो सारे लोग म्यूट हो जाएंगे। क्या ऑल्ट ए, एक मिनट, ऑल्ट ए दबाएंगे तो सब म्यूट हो जाएंगे। बाकी लोग अपने आप को म्यूट करें प्लीज, काफी डिस्टरबेंस, बच्चों की आवाज आ रही है। क्या ऑप्शन बताया आपने? ऑप्शन क्या बताया है?
कंट्रोल Alt A। ये तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करो, ये तो जिसकी नहीं तो आवाज आ रही है इंडिविजुअल जिसका आवाज आ रहा है ना उसको म्यूट कर दो। पे जाओ ना। 5-6 लोग ही हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करके नहीं कर दो मीटिंग के बाद। अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मीटिंग से बाहर निकल जाएंगे आप। हाँ जी, कंटिन्यू। व्हाट इज कोल्ड चेन के बाद हम आए थे, एक मिनट स्क्रीन करता हूँ, बड़ी स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही हमसे। तो फ्रूट पे हमने डिस्कस किया, वेजिटेबल पे हम डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद फ्रोजन प्रोडक्ट पे हमने डिस्कस किया। अभी ड्राई फ्रूट इंडस्ट्रीज भी जो है मेनली जिसको कोल्ड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट है, तो दिन पे दिन लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, उसके वजह से ड्राई फ्रूट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया। इसमें हम दो चीजें मेनली देखते हैं, एक डेट्स खजूर जो है, और एक है वॉलनट्स और आलमंड्स। तो ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्रीज को भी कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। और पहले जैसा हम देखते थे कि हम लोग जो है सिर्फ रमजान में खजूर का कंजम्पशन करते थे, अभी पूरे साल भर होता। और हमारे नॉन मुस्लिम्स जो है भाई हमारे, वो भी पूरे साल अभी खजूर का डेट्स का कंजम्पशन करते हैं, जिससे इसका भी बहुत मार्केट बड़ा है, इसके लिए भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस का भी एक्सपेंसिव स्पाइसेस जो होते हैं, इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्ची है, ब्लैक पेपर, हम बाकी चीजों में भी एक स्पाइसेस इंडस्ट्रीज भी हमारी बहुत बड़ी है। उसको भी जरूरत पड़ती है कि हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रखें, जिसके लिए भी कोल्ड स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी जरूरत है। उसके बाद हम देखते पल्सेस। अभी हम पहले जो था, हम पल्सेस में इतना कंसंट्रेट नहीं करते थे, लेकिन अभी जो पल्सेस एक्सपेंसिव है, जैसे मान लो काबुली चना है, और दिल्ली राइस चावल है, राइस है, और इसको भी लोग अभी कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, क्योंकि इसको अगर बाहर रखे आप तो इसमें कीड़ा लग जाता। तो ग्राउंड नट्स है, इसको भी बहुत सारे लोग को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, इसमें कोल्ड स्टोरेज का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह ये है कि आइसक्रीम जो है माइनस टेम्परेचर में रखना पड़ता। उसके बाद दही है, पनीर है, मिल्क पाउडर है, तो डेयरी प्रोसेसिंग में भी इसका बड़ा रोल है। उसके बाद हम देखते हैं मीट प्रोसेसिंग है। तो मीट प्रोसेसिंग में भी बहुत ज्यादा चारों कंटेंट जो कोल्ड स्टोरेज के मेन जो मशीनरी है, चार आइटम जो है, रेफ्रिजरेटर वैन भी मीट प्रोसेसिंग में लगती, ग्लास भी लगता, निगेटिव टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज भी लगता। और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ताल्लुक से लोगों का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या इसमें कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट इसके अपोजिशन में है। अगर हम अभी का भी अपडेट इंडिया से मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है, एक नंबर पे राइस है, और उसके बाद नेक्स्ट आज की पीरियड में 2014 से अभी तक भी सेकंड नंबर पे जो है मीट है, और जिसमें 70% जो है बफेलो मीट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है या हमारे जो मीट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उसको प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं करते, तो एपेडा से अप्रूवल नहीं लेते। अगर एपेडा से अप्रूवल लिए तो आपको कोई रोक टोक उसमें गवर्नमेंट भी नहीं करती, और कोई पॉलिटिकल बंदा भी उसमें आपको रोक टोक नहीं कर सकता। और क्योंकि मीट इंडस्ट्रीज का इंडिया से जो जो चीजें एक्सपोर्ट होती, जिससे हम फॉरेन करेंसी अर्न करते, उसके लिए राइस के बाद सेकंड नंबर पे मीट है। और उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी या कुछ बहुत मशीनरी नहीं है लाइक चाइना के, हम उससे भी हम कर सके। और थर्ड नंबर पे आईटी सेक्टर आता। तो मीट इंडस्ट्रीज जो 2014 से 2020 तक हर साल 12%, 8%, 15% ये ग्रो ही हो रहा है। इसको प्रॉपर वे से अगर करें तो मीट इंडस्ट्रीज का भी एक बड़ा है नीड है, और वो उसमें भी कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का एक मेजर रोल है। फिर हम देखते हैं फ्रूट रैपनिंग। एक फ्रूट रैपनिंग टेक्नोलॉजी 8 से 10 साल पहले आई। फ्रूट रैपनिंग टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा स्कोप है, और मैक्सिमम पुणे में तो बहुत सारे रैपनिंग चेम्बर लग चुके हैं। आगे अभी मैं वन बाय वन इसका सारा डिटेल आपको बताऊंगा। फिर हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी हम लोग देखते हैं कि काफी मेडिसिन है, उसके केमिकल्स है, जिसको नीड है कोल्ड चेन की और कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद एग्री सीड्स जो है, हमारे एग्रीकल्चर की जो सीड्स होते हैं, उसको अगर आप अप्रैल मई में हॉट टेम्परेचर में रखेंगे वेयर हाउस में, तो उसका जर्मिनेशन कम होता। तो ये इंडस्ट्रीज में भी कोल्ड स्टोरेज की
रिक्वायरमेंट है। तो हम जो जो मेजर मेजर प्रोडक्ट्स जो थे मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया, वैसा हमारा जो है एक दिन का इसमें पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह आगे अगर ये लॉकडाउन वगैरह खुला तो हम रखेंगे, और फिर बेहतर वे से ज्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अभी हमने जो जो मेजर मेजर प्रोडक्ट्स है उसको जो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है कोल्ड चेन की, उस पर हमने डिस्कस किया। अब टाइप ऑफ कोल्ड स्टोरेज में बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें प्री कूलिंग रूम है, रेफ्रिजरेटेड वैन है, मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज है, ये नई टेक्नोलॉजी है। ग्लास फ्रीजर्स आते इसमें, फ्रीजर आते, और -25 का कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल होते हैं। अभी मैं वन आपको टाइप ऑफ कोल्ड स्टोरेज का एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग की टेक्नोलॉजी क्या है? प्री कूलिंग की टेक्नोलॉजी ये है क्या, जब भी हम फ्रूट या वेजिटेबल हार्वेस्ट करते फार्म से, तो वो सांस लेता, जैसे इंसान सांस लेता है, ऐसा वो भी रेस्पिरेशन करता फ्रूट या वेजिटेबल। तो जितने जल्दी से जल्दी उसकी रेस्पिरेशन की क्वांटिटी हम लेस करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है, जो फील्ड टेम्परेचर बोलते हैं जिसको अम्बाइंड टेम्परेचर रहता है जो फील्ड में, उसको हम जितना जल्दी हाई ह्यूमिडिटी में उसका टेम्परेचर 4 to 8 डिग्री लाएंगे, आने वाले करना है अगर हमको, तो स्टोर करने के लिए हमको उसका टेम्परेचर फास्टली डाउन लाना पड़ता, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी करना पड़ता, क्योंकि एक्सपोर्ट में सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आपका बनाना है या मैंगो है, 7 से 8 दिन लगते गल्फ में सी जाने के लिए। तो वो गल्फ तक जाने तक या एक्सपोर्ट करने तक या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रिटेल मार्केट में जाने तक, तो उसका टेम्परेचर अगर हम डाउन करते तो वो राइप नहीं होता, वो पक नहीं जाता, और पकने के बाद सड़ नहीं जाता, वेस्टेज नहीं होता उसका। इसके लिए प्री कूलिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग जो है प्री कूलिंग चेम्बर डाले हुए हैं पुणे बॉम्बे में, और उसका रिक्वायरमेंट जो है प्री कूलिंग रूम्स का, जो एक्सपोर्टर है मेनली उनके लिए यूज होता है ये प्री कूलिंग। जैसा बनाना एक्सपोर्ट अभी हो रहा, हमारे पास से पहले नहीं होता था, पोमोग्रेनेट अनार एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद आपका मैंगो है, ग्रीन चिली है, और वेजिटेबल्स है, भिंडी वगैरह है। तो इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए उसको प्री कूलिंग करके वो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री लाके एक्सपोर्ट करते, तो वो एंड यूजर तक पहुंचने में डैमेज नहीं होता, ये उसका प्रोसेस रहता है। कमर्शियल वैल्यू अगर हम देखें प्री कूलिंग की, तो 10 to 15 रुपीज पर केजी, 10 टन 20 टन का प्री कूलिंग हम डाल सकते हैं, तो उसमें प्री कूलिंग के चार्जेस लेते हैं जो लोग एक्सपोर्टर करते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज वालों से, प्लांट वालों से प्री करा के लेते। प्री कूलिंग के बाद हम देखते हैं इसमें रेफ्रिजरेटेड वैन है। रेफ्रिजरेटेड वैन में एक मेजर चीज है क्या, एक रेफर कंटेनर आते हैं जो एक्सपोर्ट किए होते हैं। जो है एक बड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रक होता, 0 to 8 भी टेम्परेचर का आता, और नेगेटिव टेम्परेचर का भी रेफर व्हीकल बनाई जाती। एक जो होता है उस पे इंजन ड्राइव कंप्रेसर रहता, जो हमारे रिटेल सेक्टर के लिए सप्लाई चेन के लिए जरूरी है। और एक बात मैं स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन में बोलना भूल गया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप रहने की वजह से कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है, इनको 100% ये मार्केट ओपन किया, क्योंकि अभी मॉल कंसेप्ट जो आने वाला है, जो कोल्ड चेन सिस्टम बनने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक टाइप का ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक रहता, दूसरा रेफ्रिजरेटेड कंटेनर रहता जो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और तीसरा जो है एक छोटा मिनी ट्रक के ऊपर, जो मेनली आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में और फ्रोजन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में लोकल डिलीवरीज के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं फ्रीजर ऑन व्हील। तो एक ऐसा टाइप का फ्रीजर आता है जो छोटी गाड़ी में बिठाते हम, और जिसको रात भर चार्ज करके पूरा दिन आप उसकी डिलीवरी दे सकते। और रेफ्रिजरेटेड वैन पे भी गवर्नमेंट का 50% सब्सिडी। हम मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज, जो सबसे ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट भी है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो आज अवेलेबल है, मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज। व्हाट इज द मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज? मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज की हम अगर बात करें तो मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज में स्पाइसेस, पोटैटो, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, पहला वाला वाया कॉल वाया वो वीडियो करे ना उसका कॉल वाया का, ये सारी चीजें जो है, तो ये मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज के अंदर
हम इस्तेमाल करते। और मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज में भी अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो पहले जो मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज अगर आपने किधर देखा होगा पुराने कोल्ड स्टोरेज, उसको आरसीसी की बिल्डिंग की बड़ी सारी रिक्वायरमेंट रहती, कि उसके अंदर उसमें थर्माकोल मिलता, वुडन फ्रेम रह के उसको सबको इंसुलेटेड किया जाता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी में जैसा मैं फोटो में आपको बता रहा हूँ, पैनल, पफ सैंडविच पैनल आते हैं अभी, और इसमें जो है प्री फैब्रिकेटेड शेड में लेफ्ट साइड आप पहला पैनल ऑप्शन में है उसका अंदर, करके म्यूट वाला देखो, पहला है 12 ना मीटर ऑप्शन है के ना, नीचे ऑप्शन आते ना, लेफ्ट साइड का पहला जो है ना, इस्तेमाल उसको क्लिक करके करे ना, वो जो है वो कॉल वाया वीडियो बता बना ना, जब सकते कॉल हैं। वाया करते और इसका जो बेनिफिट है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है हैं, उसको एग्जिट करो। तो आरसीसी कॉस्ट जो है इसकी 25% कम होती है। ये बड़ा बेनिफिट है। सेकंड जो बेनिफिट है कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज में, मेन जो एक्सपेंसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो क्योंकि कंपैरेटिव आरसीसी पफ पैनल में अगर हम मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो हमारा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी 30% सेविंग होती है। और थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको जल्दी आपका प्लांट रेडी हो जाता है बनिस्बत आरसीसी के। आरसीसी में टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है, ये फटाफट आपका कोल्ड स्टोरेज रेडी हो जाता है। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि इसमें रूम्स अलग अलग है, जैसा आप राइट एंटी चेम्बर है, और फिर रूम्स जो है 50 टन का रूम आता है इसमें, 100 टन का रूम आता, 200 टन का, और 400 टन तक अलग अलग रूम बनते। जब आप इसको रेंट बेस पे देते लोगों को, ट्रेडर्स को, स्पाइस के ट्रेडर्स है, लोगों को आप म्यूट करो। फूड डेवलपर है, ट्रेडर्स है, तो जब आप इसको रेंट पे देते या आप अपना भी इन्वेस्टमेंट गोविंद करते भाई, इसमें आप रखते, तो मैनेज पार्टिसिपेंट्स में जाके सबको म्यूट करो। मैनेज हाँ। पार्टिसिपेंट्स करके एक ऑप्शन है नीचे के टैब में, और बाकी लोग अपने आप को म्यूट करो ना प्लीज, सब सुनना है। हाँ, मैनेज पार्टिसिपेंट्स में जाके म्यूट करो, म्यूट ऑल करके ऑप्शन है, म्यूट ऑल, मैनेज पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल। ओके, मैं हाँ हो गया शायद। बोलिए, मैंने भी म्यूट कर दिया था अपने आप को, बोलिए आप। हाँ हो गया शायद। कोई है, कोई इस्माइल खान अभी ज्वाइन किया। इस्माइल खान कौन है, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। आपके पास बहुत इजी है, आप सिर्फ वहाँ के वहाँ म्यूट कर सकते हैं, आप होस्ट है ना, आप इमीडिएटली म्यूट कर सकते हैं। मैनेज पार्टिसिपेंट पे जाके म्यूट कर दो। चलो, हाँ, बिस्मिल्लाह। हेलो, इस्माइल खान कौन है प्लीज? इस्माइल खान। इस्माइल खान जो है वो अनम्यूट थे, अभी म्यूट हुए। हाँ, उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हो गया, चलो कर दो, अपने अप्रूव कर दो। मैं अपने आप को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। सो अपन मल्टी कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात कर रहे थे। तो मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज जैसा मैंने बताया कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता और कैसा इस्तेमाल होता। तो हम लोग जो है इसको रेंट पे भी दे सकते हैं। और कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज में 2-3 टाइप का इसमें चलता। एक तो आप पूरा कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज कोल्ड चेन लगा के आप रेंट पे दे सकते हो। नेक्स्ट जो है कुछ लोग कुछ का खुद का इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट लेके रखते और बाद में ऑफ सीजन में उसको सेल करते। ये सेकंड है। और थर्ड जो चलता कि आपका कोल्ड स्टोरेज है, आपके पास कोई इन्वेस्टर आता और वो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी जिंजर है, जिंजर का रेट 25-30 रुपीज है, ऑफ सीजन में ये 80-90 रुपीज तक हो जाता। वो लोग इन्वेस्टमेंट स्टोरेज में आपके वो
एक ट्रेडिंग के हिसाब से रखते हैं। तो ये मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज में जो है मैक्सिमम ये टाइप का कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल होता। और इसके बाद हम अभी देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है और ये नई टेक्नोलॉजी मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज में और कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज में जो डिफरेंट है टेक्नोलॉजी में, दोनों में चिल्डनेस सेम होता, रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेम रहता, कूलिंग सिस्टम सेम रहता, लेकिन कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो है इसमें एयर टाइट रूम बनाए जाते हैं। जो हॉल है कोल्ड स्टोरेज के जो रूम्स है वो एयर बनाए जाते हैं। एयर टाइट इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ चीजें जो है, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो मल्टीपर्पज जो जनरल कोल्ड स्टोरेज है उसमें स्टोर नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जांपल लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, जिंजर हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हुआ, आपका वेजिटेबल में कैबिज हो गया, उसके बाद आप एप्पल जो है एप्पल भी जनरल कोल्ड स्टोरेज में आप 2 मंथ स्टोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपको करना है तो उससे ज्यादा अगर रखते हैं जनरल कोल्ड स्टोरेज में 3 मंथ 4 मंथ, तो उसका जो टेक्सचर है, उसका जो बाहर की फिनिशिंग है एप्पल की या अंदर का पल्प है वो थोड़ा लूज पड़ जाता, थोड़ा नरम हो जाता हो। और आपको अगर 7-8 महीने एप्पल अगर रखना है तो फिर आपको कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा। कंट्रोल एटमॉस्फेयर का बेनिफिट ये है कि इसमें जो भी चीज हम स्टोर करते हैं वो एज फार्म फ्रेश रहती, जैसा आप ताजी तोड़ के लाए ऐसी ताजी रहती। अगर एप्पल लेंगे आप, कंट्रोल एटमॉस्फेयर का एप्पल खाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सीजन का ही एप्पल है, इसमें जूस वगैरह सब प्रॉपर है। और आप जनरल कोल्ड स्टोरेज का एप्पल अगर लेंगे आप तो थोड़ा नरम हुआ लगेगा आपको। और जो मल्टीपर्पज जनरल कोल्ड स्टोरेज में जो चीजें स्टोर नहीं होती वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में होती। तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रूम टाइट रहते, एयर टाइट रूम रहते, उसमें से हम ऑक्सीजन निकाल लेते, उसमें नाइट्रोजन भर देते रूम में, और उसके अंदर फ्रूट का राइपनिंग नहीं होना, फ्रूट वेस्टेज नहीं होना, खराब नहीं होना, वो सड़ नहीं जाना, ज्यादा पक नहीं जाना, इसके लिए इथिलीन स्क्रबर भी होता। और उसका रूम का अंदर का जो एटमॉस्फेयर है प्रॉपर उसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल एटमॉस्फेयर में 3 महीने 6 महीने तक कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इसका इनिशियल कॉस्ट जो है थोड़ा हो जाता, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट रखा जाता, मान लो आप लेमन लेंगे तो लेमन जो है, नींबू जो है, इसका सीजन का 10 रुपए मिलता है, लेकिन ऑफ सीजन में गर्मी में 30-40 रुपए होता है, टाइम इससे बढ़ता। एप्पल का अगर एग्जांपल ले आप, एप्पल भी हमारे पास जो सीजन में आता 50 रुपीज आता और ऑफ सीजन में 120-150 तक जाता। तो एप्पल के लिए भी मोस्टली कंट्रोल एटमॉस्फेयर यूज होता। जिंजर का भी आप एग्जांपल लेंगे तो जिंजर भी हमारी जो है अभी फॉर एक केस स्टडी जो है, एक हमारे क्लाइंट भी है और मेरे कंसल्टेंसी में पार्टनर भी है, रमेश गोली करके, अहमदाबाद बड़ौदा में उनका कंट्रोल एटमॉस्फेयर का कोल्ड स्टोरेज है। उन्होंने अभी 2000 टन जिंजर लेके रखा था। उन्होंने जो बड़ी वाली जिंजर है वो बेंगलोर से ली थी, जो 35 to 50 रुपीज उनको एवरेज पड़ा उसका, और आज वो सेल कर रहे 90 to 97 रुपीज। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता इसमें कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज में। तो कमर्शियल भी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता, और ये बहुत छोटी साइज में हम नहीं बना सकते, मिनिमम 500 टन का तो आपको बनाना पड़ेगा कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज। वैसा हम देखते हैं कि मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज जो है हमारे, ये तो स्टार्ट होते हैं आपका 10 टन से, लेकिन एवरेजली जो बड़े प्लांट लगते हैं वो 5000 टन, 10,000 टन, 2500 टन, 2000 टन ऐसे रहते। एक एक चेम्बर इसका 400-400 टन, 200 टन का हम बना सकते। तो ये मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज का सारा कंटेंट बताया मैंने आपको, अभी कंट्रोल एटमॉस्फेयर का बताया। इसके बाद हम देखेंगे ब्लास्ट फ्रीजर। ब्लास्ट फ्रीजर जो होता है ये मेनली यूज होता है फ्रोजन प्रोडक्ट में, और फ्रोजन प्रोडक्ट में जो ब्लास्ट फ्रीजर यूज होता है वो कोई भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर -18 करने के लिए होता है, -15, -18 से -20। और ये ज्यादातर यूज होता है फ्रोजन प्रोडक्ट में, ग्रीन पीस में, और आपका फ्रोजन पराठा में, फ्रोजन समोसा में, और मेन चीज है फ्रोजन फिश है, फ्रोजन प्रॉन्स है, और ज्यादा मैक्सिमम इसका यूज है फ्रोजन मीट के लिए जो एक्सपोर्ट होता है हमारे पास से। तो इसके अंदर जो हम प्रोसेस करते हैं, डिबोनिंग मीट करेंगे या चिकन हम मैरिनेट करके रेडी टू कुक करेंगे, और ब्लास्ट फ्रीजर में रखने के बाद इसको हम टेम्परेचर जो है ब्लास्ट फ्रीजर का टेम्परेचर -40 तक ले जाते हैं, तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो है -20 जाता।
और ये फ्रोजन प्रोडक्ट करने के बाद फिर हम नेगेटिव टेम्परेचर के कोल्ड स्टोरेज में हम इसको रखेंगे। उसके वजह से हम इसको 1 साल तक, कोई भी फ्रोजन प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 ईयर है, तो हम इसको 1 ईयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादातर एक्सपोर्ट में फ्रोजन प्रोडक्ट में ब्लास्ट फ्रीजर का इस्तेमाल होता है। फिर इसके ही जैसा दूसरा एक मशीन होता इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर। दोनों का वर्किंग सेम है, प्रोडक्ट के टेम्परेचर को नेगेटिव में लाके उसको -20 तक रखना, लेकिन डिफरेंट जो ब्लास्ट फ्रीजर में और इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर में जो डिफरेंट है, ये इंडिविजुअल जो स्मॉल साइजेस जैसे ग्रीन पीस हो गया, कैरेट के पीसेस हो गए, मैंगो पल्प हो गया, आपका पाइनएप्पल स्लाइस हो गए, आपका लीची हो गया, आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, इसको अगर फ्रोजन करना है तो इसको अगर आप बैच वाइज करेंगे ब्लास्ट फ्रीजर में तो ये एक गट्ठा हो जाएगा, उसका इकट्ठी हो जाएगा। और इसमें इंडिविजुअली होता और ये कन्वेयर सिस्टम से होता, एक साइड से इन होता, दूसरे साइड से फ्रोजन होकर आउट होता। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, लेकिन ये फ्रोजन इंडस्ट्रीज में दोनों मशीन हैवीली इस्तेमाल होते हैं और बहुत अच्छी जरूरत है उसकी। नेगेटिव टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज। नेगेटिव टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज मेनली जो यूज होता है डेयरी प्रोडक्ट में, आइसक्रीम के लिए, फ्रोजन मीट के लिए, फ्रोजन ग्रीन पीस मिक्स वेजिटेबल, फ्रोजन मैंगो पल्प। फ्रोजन में अभी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उसमें मैंगो पल्प भी है, गावा पल्प भी है, मैंगो क्यूब्स है, और इसमें आइसक्रीम में यूज होता है, डेयरी इंडस्ट्रीज में, पनीर में, तो सारे ये फ्रोजन के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं राइपनिंग चेम्बर की एक जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। राइपनिंग चेम्बर क्या है, कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल हम जब हार्वेस्ट करते हैं फार्म से, तो वो उसका रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है, जैसे मैंने बताया, तो जल्दी से पक जाता, जितनी गर्मी देंगे उतनी पकती। और रैपनिंग चेम्बर मेनली आज इंडिया में जो यूज हो रहा बनाना के लिए और मैंगो के लिए। तो बनाना और मैंगो के लिए क्या होता था, पहले जो स्टाइल थी उसको थोड़ी भट्टी वगैरह लगाते, जो गर्म करके उसको पकाते थे, लेकिन गर्म करके पकाने से उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता और उसको टाइम पीरियड भी ज्यादा लगता था। और गर्म से उसका स्किन भी, फ्रूट का जो स्किन है वो डैमेज भी होता, थोड़ा लूज भी होता और उतना फ्रेशनेस नहीं होता था। फिर उसमें लेबर भी ज्यादा लगता, तो फिर हमारे जो ट्रेडर्स है, जो बागवान से या फ्रूट के ट्रेडर्स है, वो लोगों ने एक शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल किए थे केमिकल से पकाने का। और केमिकल की वजह से काफी नुकसान हुए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। कैल्शियम कार्बेट है या वो अभी नए नए केमिकल्स आए उसमें वो पका रहे थे, जिससे काफी नुकसान होता था। तो उसको गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रिक्टली बैन किया, और बैन करने के बाद गवर्नमेंट ने रैपनिंग चेम्बर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 35% सब्सिडी है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने रैपनिंग चेम्बर स्टार्ट कर दिए, पूना में भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किए रैपनिंग चेम्बर, जो खुद ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर से मैंगो के या बनाना के, तो उन्होंने खुद के लगाए। लेकिन जो लोग नए लगा पा रहे, वो जो प्राइवेट पार्टी ने लगाई, उनसे 20 रुपीज पर केजी रैपनिंग करा के लेते। और रैपनिंग चेम्बर के बहुत सारे जो बेनिफिट है, एक तो बड़ा बेनिफिट इसका है कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट उड़ता नहीं, क्योंकि हम इसको कम टेम्परेचर में पकाते हैं, भट्टी में नहीं पकाते, हम इसको कूलिंग टेम्परेचर में पकाते हैं। तो कूलिंग टेम्परेचर में इसको पकाने की वजह से स्किन भी फ्रूट की प्रॉपर रहती, शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है उसकी। और मान लो फॉर एग्जांपल 10 टन मैंगो आप भट्टी में पकाते हैं तो उसका 1 टन वेस्टेज और वेट लॉस होता, लेकिन रैपनिंग चेम्बर में सिर्फ 200 केजी वेट लॉस होता उसका, तो 800 केजी तो बेनिफिट हो जाता ट्रेडर्स का। दूसरा चीज, रिटेल में जब ये राइप होने के बाद जब रिटेल सेल पे जाता, तो अगर आपका भट्टी का बनाना है तो वो 2 दिन में काला हो जाएगा, लेकिन राइपनिंग चेम्बर का 4 से 5 दिन चलता है रिटेल काउंटर पे बेचने के लिए। इसी तरह मैंगो का है वैसा। इसमें अभी मेनली इंडिया में तो मैंगो बनाने के लिए यूज होता, लेकिन फॉरेन में ये टोमेटो के लिए और पपैया के लिए, बाकी सारे फ्रूट के लिए, ऑरेंज और मौसमी के लिए भी इस्तेमाल होता। तो ये भी रैपनिंग चेम्बर भी कोल्ड स्टोरेज में जाता, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह काफी है। और ये भी एक अच्छा बिजनेस है, जो लोग फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। तो ये सारी कोल्ड स्टोरेज का जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैंने बताया। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में फ्रोजन प्रोडक्ट पे थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो फ्रोजन प्रोडक्ट में फिश जो है, हम इसको 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ रहती, और इसकी भी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज है। जैसा मैंने पहले बताया कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होने से अभी फूड के ऊपर एक्सपेंसेस जो है लोग अच्छा कर रहे हैं, मीन्स एक्सपेंसिव फूड भी खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं।
क्योंकि हेल्थ के लिए सब लोग कॉन्शियस हो गए। कोविड के बाद तो ज्यादा हो गए, इम्यूनिटी बूस्टर ये वो सारी दुनिया के प्रोडक्ट आ गए अभी जो यूज हो रहे। तो इसमें ये चीज एक है, फिश का भी कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है क्योंकि फिश जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद चिकन एंड मीट है। चिकन का भी अभी मैरिनेट करी हुई चिकन मार्केट में डिमांड है, और मीट भी जो है साल रेगुलर नहीं मिल रहा है, इसके लिए उसमें भी लोग फ्रोजन करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीफ की भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बीफ जो एक्सपोर्ट होता है इसमें 70% जो है आपका बफेलो मीट है, और इसका बहुत बड़ा मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट जो इसमें नया हो रहा है वो फ्रूट्स का क्यूब्स है। मैंगो क्यूब्स फ्रोजन आ रहा है अभी, पाइनएप्पल स्लाइसेस फ्रोजन आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी फ्रोजन आ रही, लीची फ्रोजन आ रही है आपकी, पाइनएप्पल स्लाइस और मैंगो स्लाइस भी फ्रोजन आ रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। ग्रीन पीस फ्रोजन का तो काफी जमाने से मार्केट है, और अभी ये दिन पे दिन एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि वेजिटेरियन फील्ड में ग्रीन पीस एक मेन कंटेंट है सब्जी के लिए। और ग्रीन पीस का एक ही सीजन होता, और मैक्सिमम ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न एंड मिक्स वेजिटेबल, ये एक ही सेक्टर में आते। तो ये जो 3 आइटम है ना, तो ये अभी फॉर एग्जांपल आप ग्रीन पीस अगर लेंगे तो आपको सीजन में 20 रुपीज 30 रुपीज केजी मिल जाएगा रॉ ग्रीन पीस। लेकिन आप इसको ऑफ सीजन में लेंगे तो 80 रुपीज तक जाता। तो ये अगर फ्रीजर कराओ तो ग्रीन पीस इस्तेमाल करेंगे तो इसका मैक्सिमम 50 रुपीज रेंज जाता। तो इस ये वजह से मैक्सिमम रेस्टोरेंट जो है हमारे हमारे जो कैटरर्स है या हमारे जो घर के अंदर है, वो फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल, फ्रोजन ग्रीन पीस, फ्रोजन स्वीट कॉर्न रेसिपीज अलग अलग अभी चल रही। लोगों का खाने का स्टाइल भी चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। टीवी चैनल भी लाइव फूड के 2-3 चैनल है, 24 आवर्स वो अलग अलग रेसिपी बताते हैं। हमारे घर के लेडीज भी जो है अलग अलग रेसिपी बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिफरेंट कल्चर है इंडिया में, पंजाबी कल्चर है, साउथ इंडियन फूड कल्चर है, मुगलई फूड कल्चर है, नॉर्थ इंडियन फूड कल्चर है, तो इसमें अलग अलग है। और हम भी दिन पे दिन अलग अलग स्टाइल का फूड कंज्यूम करने को हमारी हैबिट बढ़ रही। तो इसके लिए फ्रोजन प्रोडक्ट की डिमांड जो बढ़ रही है हमारी, तो उसमें मेनली जो है स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल बढ़ गया हमारा, ग्रीन पीस का, मिक्स वेजिटेबल का। और ये रेडी टू कुक रहता है, 400 ग्राम का पैकेट पाउच अवेलेबल है, 1 केजी का है। तो ये छिला हुआ ऑलरेडी प्रोसेस करा हुआ रहता, तो आपको कुकिंग के लिए आसानी होती। तो रेस्टोरेंट वाले भी जो है अभी रॉ लाने के बजाय ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रोजन पराठा है। अभी मेट्रो सिटीज में पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली में वक्त नहीं है, हस्बैंड वाइफ जो है दोनों जॉब पे जाते, और फ्रिज जो है अब हर घर में फ्रिज की अवेलेबिलिटी है, तो फ्रोजन पराठा लाके रख दिए, और उसको जब जरूरत पड़ी निकाल के फ्राई पैन में या तवे पे या माइक्रोवेव में डाल दिए, तो 2-3 मिनट में आपको अवेलेबल हो जाता खाने के लिए। अभी वो घी लाओ, उसको आटा पिसाओ, उसके रोटी डालो, ये ट्रेंड दिन पर दिन कम हो रहा। तो फ्रोजन पराठा का भी मार्केट एक बहुत अच्छा डेवलप करने वाला है। फ्रोजन समोसा है जो अभी ज्यादातर होटल इंडस्ट्रीज जो है एयरपोर्ट पे है, वो भी इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। जो ब्रांडेड जो कैफेज वगैरह है, तो ये रोजाना कौन बनाएगा, इसके लिए फ्रोजन बनाकर डिफ्रीजर में रख के इसको इस्तेमाल करती। फ्रोजन वड़ा है, आप लोग जो देखते हैं कि फ्रोजन गोली वड़ा, ऐसे 2-3 वड़े का ब्रांड आया, और फ्रेंचाइज उन्होंने दिया, एक फ्रायर रखा, एक डिफ्रीजर रखा, फ्रोजन प्रोडक्ट उसमें रखे, जब भी कस्टमर आया निकाल के फ्राई करके दिए। तो इसका भी मार्केट एक अच्छा बढ़ते जा रहा है। फ्रोजन स्वीट्स वगैरह भी एक अभी नया कंसेप्ट आया, इसमें फ्रोजन स्वीट्स भी है जो फ्यूचर में आप देखेंगे। ये फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल है जिसमें मेन कंटेंट जो आता है ग्रीन पीस है, कैरेट है, ग्रीन बीन्स है, और फ्लावर है। और कुछ इसमें नीचे जो है इसमें फ्लावर नहीं है, कुछ लोग फ्लावर पसंद करते, कोई नहीं करते। फिर ये स्वीट कॉर्न है, और ये ग्रीन पीस है, ये कैरेट से फ्रोजन पराठा है। और फ्रोजन में अभी फ्रोजन स्टिक है, फ्रोजन कबाब्स है, फ्रोजन बर्गर है, बहुत सारे फ्रोजन प्रोडक्ट इसमें आए जिसकी अच्छी खासी डिमांड है। ये सारे कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड है। फ्रोजन प्रोडक्ट भी है आपके आपके पल्सेस भी है, आपके बीन्स भी है, आपके स्पाइसेस भी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और सारी चीजें जो है कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है। तो कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज जो है, हम अगर कंक्लूजन की बात करें
तो जैसा मैंने पहले बताया था, वापस रिपीट करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक 6 लाख करोड़ टन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी शॉर्ट है, उतना हमको डेवलप करना है। तो इसमें नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज लो, आप कमर्शियल इंडस्ट्रीज लो, मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज लो, आप मार्केट लो। एफडीआई के लिए भी 100% गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में दिए और इसमें काफी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी कर आपको दे रही है। और बेसिक चीज जो हमारे पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मार्केट लार्ज है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इसका मैकेनिज्म जो है, इसका प्रॉपर वे से हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उसमें डेवलप करें, अलग अलग प्रोडक्ट रखे और हम ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते। जज़ाकल्लाह खैर।